जो कड़बक जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी का, उसका हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले। क्विक रिवीजन, आपको प्रत्येक चैप्टर का क्विक रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन। तो चलिए क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं, साथ साथ मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा आप लोग, है ना। कॉपी सभी बंद करेंगे, एकदम दिमाग पर जोड़ देंगे, अब बताते चलेंगे। मुझे बताइएगा, ये जो कड़बक जो है, कड़बक ये क्या है? गद्य है या पद्य है? पद्य है, एक प्रकार की कविता है, पद्यात्मक रूप में है, ठीक है। अच्छा, ये कड़बक किसके द्वारा लिखा गया है? सभी अपने दिमाग से उत्तर देंगे। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। मुझे बताइएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था भाई साहब, देखिए कहा जाता है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जन्म हुआ था, यानी कि कह लीजिए 15वीं शताब्दी जब चल रहा था, उसका आधा से अधिक जो हिस्सा है उसके बाद, और जिसमें आपको पता है अनुमानतः इसमें डेटा दिया हुआ है 1492 दिया हुआ है। ये अनुमानित है डेटा, अनुमानित, एकदम दिमाग से जवाब देनी है, अनुमानित है इसका डेटा। मुझे बताइएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी का मृत्यु कब हुआ था? 1548 ईस्वी में इसकी हुई थी क्या मृत्यु? ये भी क्या है? अनुमानित है। हाँ पे ना। मुझे बताइएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म स्थान कहां था? जन्म स्थान, जन्म स्थान था जायस। जन्म स्थान कहां था? जायस। अच्छा, इसका कब्र कहां था भाई साहब? अगर मैं कब्र की बात करूं तो क्या? अमेठी, उत्तर प्रदेश में था। अमेठी जगह का नाम है आपका, जायस हो या फिर अमेठी जगह का नाम है, ये जो उत्तर प्रदेश में है। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, उसका जन्म स्थान की अगर मैं बात करूं, जायस में हुआ था, जायस में उसका जन्म हुआ था। लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात उसका जो कब्र जो बनाया गया, क्योंकि मोहम्मदन धर्म से बिलोंग करते थे, उसका कब्र तो होगा ही, तो इसके कब्र जो थे वो अमेठी उत्तर प्रदेश में इसका कब्र है, ठीक है। आप ध्यान से जवाब देते चलेंगे, इधर ध्यान दीजिए। मुझे बताइएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिताजी कौन थे? मलिक शेख, ममरेज। जवाब दीजिए, मलिक शेख, ममरेज। मलिक शेख, ममरेज इसके कौन थे? पिताजी थे। अच्छा, इतने फेमस हुए ये, अब गुरु का नाम भी तो फेमस होना चाहिए ना, है ना। एक गुरु नहीं भाई, सब दो गुरु के नाम फेमस हुए यहां पर। इसके 2 गुरु थे, कौन कौन? सूफी संत शेख मेहदी, सूफी संत कई बार एग्जाम में आ चुका है, शेख मेहदी, और सैयद अशरफ जहांगीर। और कौन थे? सैयद अशरफ जहांगीर। याद रखिए, इसके 2 गुरु जी थे, दोनों का नाम आ चुका है, आप याद रखोगे, सूफी संत शेख मेहदी और सैयद अशरफ जहांगीर। क्या याद है ना सभी को? एकदम दिमाग से बोलनी है, दिमाग से। नेक्स्ट, जो सुन रहे हैं बोल रहे हैं ना, याद रखिए, उसी को लंबे समय तक याद भी रहेगा। अब बाबू क्लास मिस मत करियो, हाथ जोड़कर निवेदन है, वरना मेरी कोशिश है यहां पर ही आपको याद करा दूं, वो कोशिश मेरी बेकार की कोशिश रह जाएगी फिर, ठीक है ना। तो इस वजह से सबसे निवेदन है, क्लास रेगुलर आपको रहना है। केवल क्लास में बने रहोगे, याद मैं करा दूंगा, इसकी गारंटी लेता हूं, ठीक है। चलिए, गुरुजी सूफी संत शेख मेहदी और सैयद अशरफ जहांगीर। अच्छा, इन्होंने शिक्षा विक्षा की अगर बात किया जाए तो भाई साहब बचपन में ही माता पिता चले गए, है ना। इसकी अगर आप वृत्ति की अगर बात कीजिएगा साहब, अगर वृत्ति की बात कीजिएगा, वृत्ति बोले तो जो जीवन में इन्होंने जो भी बढ़िया बढ़िया काम किया, तो शुरुआत में तो भाई साहब ये जायस में ही रहते हुए, कहा? जायस में ही रहते हुए किसानी किया, खेती वेती किया। और उसके बाद है ना, ये
कह लीजिए जो भी संत महात्मा वगैरह जो थे, फकीर वगैरह जो थे, उसके साथ घूमते रहे और उसी क्रम में इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया, क्योंकि इसके बचपन में ही माता पिता चल बसे थे। आए पिना। और आपको पता है, अब इसकी अगर रचना की बात किया जाए तो इस प्रकार वो रहते हुए इसकी शिक्षा दीक्षा भी हो गई, कह लीजिए कि फकीरों के साथ, उस प्रकार के है ना, जो भी संत महात्मा वगैरह घुमा करते थे, उसके साथ घूमते घूमते भाई साहब है ना, उन लोगों के बीच रहते रहते इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर लिया, है ना। कोई स्कूल कॉलेज नहीं गए थे ये, ठीक है बाबू। अच्छा, नेक्स्ट, आपको ये भी पता है इसकी रचनाएं कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया कई दफा, वो कौन सी है? पद्मावत। पद्मावत, पद्मावत है या पद्मावती है? पद्मावत है, पद्मावती है, पद्मावत है ना। सुनिए, पद्मावती आपका इसका था, बाल कृष्ण भट्ट का। एग्जाम में गलती मत करियो, मैं उस समय भी बताया था, इस समय भी बता रहा हूं, समझ में आ रहा ना। मलिक मोहम्मद जैसी जी ने जो रचना लिखा वो पद्मावत, ये पद्मावत इसका काव्य संग्रह, कविताओं का संग्रह, काव्य संग्रह है ना। और वो जो पद्मावती जो लिखे थे वो उसका नाटक था, बाल कृष्ण भट्ट का नाटक था वो, समझ में आ रहा है ना। वो नाटक में उसको स्थान दिया। वो गद्य की कौन सी विधा थी? पद्मावती नाटक है। पद्मावत क्या है? ये कह लीजिए कि महाकाव्य, वो कह लीजिए कविताओं का गढ़ा, इसको महाकाव्य की संज्ञा देते हैं, समझ में आ रहा है ना। एक प्रकार का ये महाकाव्य जैसा था। कौन? पद्मावत। इसकी रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। ये कहते हैं ना, मैंने अपनी खून की लेई बनाकर इसकी रचना किया है, एक एक शब्द की। हाँ, ये फिर ना। अच्छा, इसकी और भी रचना है, चित्ररेखा। रेखा, बोलिए क्या? पद्मावती उस है ना स्त्री का नाम है, बोल रहा हूं, पद्मावती उस स्त्री का नाम है। जो लिखा गया है ना वो रचना, वो पद्मावत के नाम से। आइए ध्यान दीजिए, देखिए इसकी रचनाएं बताइए। चित्ररेखा, आखिरी कलाम, अखरावट, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, अखरावट, बोलते चलिए, अखरावट। नेक्स्ट, आपको पता है इनमें और भी था, चंपावत है ना। नेक्स्ट, होली नामा, इतावली, ये सारी क्या इन्हीं की रचना है ना। मसला या मसला नामा, ये भी इन्हीं की रचना है। हाँ हाँ, इतरावत ही है। मैं क्या लिखा हूं? ओ, इतरावत बहुत बेहतरीन रचना है इसकी। मसला या फिर क्या? मसला नामा, मसला या मसला नामा लिखाया हूं। ये सारी इसकी रचना याद रखिएगा। इसकी पद्मावत, अखरावट है ना, आखिरी क्रम, चित्ररेखा, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इतरावत कई बार पूछा गया, इतरावत। चंपावत, होलीनामा भी इंपॉर्टेंट है इसमें। मसला या मसला नामा, मुझे लगता है अब कोई रचना ही नहीं है उसमें, इतनी ही रचनाएं उन्होंने लिखा है, सबके सब दिमाग में आया। पहला कौन? पद्मावत, चित्ररेखा, आखिरी कलाम, अखरावट। हाँ, ये इतरावत है। देखिए बात समझ में आ रहा है ना, सब कुछ दिमाग में रखनी है। बोलिए मेरे साथ, पद्मावत, पद्मावत, चित्ररेखा, चित्ररेखा, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, अखरावट, अखरावट, चंपावत, होलीनामा, इतरावत, मसला या मसला नामा। समझ में आ रहा ना? क्या याद हुआ सब?
कोई दिक्कत? एकदम एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनमें चंपावत इतरावत यही कम इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बाबू एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट मुझे बताइएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो कैसे कवि कहलाते थे? प्रेम के पीर कवि कहलाते थे। देखिए क्लास 10th में भी आप पढ़े हैं, क्लास 10th में जो पढ़े थे आप लोग, प्रेम के पीर कवि वो कौन था? घनानंद। प्रेम की पीरा के कवि जिसको बोलते हैं। याद रखिए आपके एग्जाम में जो आएगा प्रेम के पीर कवि कई बार आ चुका है, और जो आपको ऑप्शन छांट कर केवल एक ही घनानंद ऑप्शन में नहीं रहेगा, मैं पहले ही टिक कर देता हूं। ये घनानंद वाला ऑप्शन बाबू क्लास आपका है ना 10th में रहता है। याद रखिए प्रेम के पीर कवि, प्रेम के पीरा के कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखिए इसको प्रेम के पीर कवि कहे जाते थे, प्रेम के पीर कवि, है ना, प्रेम के पीर कवि कहलाते हैं। कौन कौन? मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मुझे बताइएगा, इसकी जो रचनाएं जो हुआ करती थी, ये किस प्रकार की रचनाएं लिखा करते थे, किस प्रकार के काव्य लिखा करते थे? प्रेमाख्यानक काव्य ये लिखा करते थे। हाँ एपिना, इसकी सारी की सारी रचनाएं कोई भी प्रेम पर आधारित कहानी हुआ करती थी, प्रेम पर आधारित कहानी हुआ करती थी। उस प्रेम पर आधारित कहानी को उठाकर ये ऐसा छंद वगैरह का प्रयोग करते थे, एकदम छंदोबद्ध काव्य की रचना कर देते थे। तो प्रेम की कथा है, हाँ, इसको उठाकर इन्होंने छंदोबद्ध काव्य की रचना कर दिया। और छंदोबद्ध काव्य को ही क्या बोलते हैं? प्रेमाख्यानक काव्य बोलते हैं। तो ये प्रेमाख्यानक काव्य के पराकाष्ठा कह दीजिए, है ना। तो इसकी रचनाएं कैसी हुआ करती थी? ये प्रेमाख्यानक काव्य लिखा करते थे। कैसे काव्य लिखा करते थे? ये प्रेमाख्यानक काव्य लिखा करते थे। हाँ एपिना, मुझे बताइएगा इसकी पद्मावत जो है ये कैसा काव्य है? तो प्रेमाख्यानक काव्य है। ये प्रेम वाली कहानी को उठाया गया है, इसमें छंद वगैरह का प्रयोग किया, छंदोबद्ध काव्य तैयार हो गया, है ना। प्रेम पर आधारित कहानियां, छंदोबद्ध काव्य में रचना, यही क्या कहलाती है? प्रेमाख्यानक काव्य। बताइए क्लियर है ना? क्लियर है या फिर नहीं है? अच्छा, ये आपको पता चल गया कि ये प्रेमाख्यानक काव्य। आपसे अगर पूछे मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे बेहतरीन रचना का नाम बताइए, तो क्या बताइएगा? पद्मावत। कौन सी रचना? पद्मावत, है ना। इन्होंने खुद बोला है कि मैंने इसको खून की लेई बनाकर इसके एक एक शब्द को जोड़ा है। किसने कहा है? किसने कहा है? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने कहा है। अब अगला प्रश्न है मेरा, मुझे बताइएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी किस काल के कवि थे? किस काल के? मैं काल पूछ रहा हूं, किस काल के? कितने काल पढ़े हैं? 4। पहला कौन सा? आदिकाल। फिर कौन? भक्ति काल। फिर कौन? रीति काल। फिर कौन? आधुनिक काल। आपको पता है कि ये भक्ति काल के थे। हाँ एपिना महाराज, ये भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल में भी किस मार्ग के? सगुण या निर्गुण? भक्ति काल को 2 काल खंडों में विभाजित किया हूं, सगुण भक्ति धारा और असगुण भक्ति धारा में आपको पता है, जो मानते थे भगवान जी जन्म लेते हैं वो सगुण भक्ति धारा में है, जो मानते थे भगवान जी जन्म नहीं लेते वो किस भक्ति धारा में? निर्गुण भक्ति धारा। आपको पता है सगुण भक्ति धारा भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था, राम भक्त और कृष्ण भक्त। क्या राम भक्त कवि थे ये? क्या कृष्ण भक्त कवि थे? नहीं। इसका मतलब ये सगुण भक्ति धारा के कवि नहीं थे, ये थे तो क्या? निर्गुण भक्ति धारा। और निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जो बातचीत कर रहे हैं मैं पूछ लूंगा प्रश्न, नहीं बताने पर पीट दूंगा। बताइएगा निर्गुण भक्ति धारा कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2। आपको पता है एक ज्ञानाश्री काव्य लिखते थे, एक प्रेमाश्री। हाँ एपिना, आपका कबीरदास जी जो थे वो ज्ञानाश्री काव्य धारा में थे। कौन? कबीरदास जी, है ना। ये आपका प्रेमाश्री काव्य धारा में है। हाँ एपिना, प्रेम को आधार बनाकर ये कविता की रचना करते हैं और ये मानते हैं
इसकी रचनाओं में ये दिखाई देता है, जिन भी कवियों की रचनाओं में दिखाई देता है कि प्रेम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, वो प्रेमाख्यानक में कहलाते हैं, और वो मानते कि ईश्वर जन्म नहीं लेते हैं। तो याद रखिए बाबू, ये किस काल के, काल पूछेगा तो कौन सा काल, एकदम कितनी भी डीप में पूछे जाकर एकदम सटीक उत्तर देना है। भक्ति काल सर भक्ति काल में पूछेगा अगर कि कौन सा, सगुण या निर्गुण, निर्गुण भक्ति धारा के थे, निर्गुण भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय काव्य धारा के थे, प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय। इनसे ज्यादा डीप कुछ होता ही नहीं साहब, इनसे ज्यादा कुछ डीप होता ही नहीं, जितना होता है सब बता दिया आपको। और सुनिए, छुट्टी का नाम कैसे ले सकते हैं, गर्दन उड़ा देंगे एकदम छाप से। मुझे बताइएगा आप, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, हाँ, इन्होंने दो जो करबक जो लिया है ना, अपनी पाठ्य पुस्तक में दो जो करबक जो है, उनमें पहला करबक कहां से उठाया गया, एग्जामिनर ने कई बार पूछा है, पद्मावत के स्तुति खंड से उठाया गया। हाँ पिना सुन लीजिए, पहला जो होता है ना स्तुति खंड स्टार्टिंग में, वहां से उठाया गया पहला करबक, और दूसरा करबक अंत में जो है ना, उपसंहार खंड है ना, जब अंत करते हैं उपसंहार खंड से उठाया गया। एग्जामिनर ने दोनों प्रश्न रिपीट किया है, पहला कहां से, पहला करबक कहां से, ये भाई साहब पद्मावत जो इसकी रचना, इसका स्तुति खंड से उठाया गया है। हाँ पिना, और दूसरा जो है, दूसरा करबक कहां से, पद्मावत जो है उसका उपसंहार खंड से। हाँ पिना, उपसंहार खंड से, बताइए। हाँ पिना, और सुनिए, पहला जो इसका करबक है उसमें इन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है, अपनी जो है रूप के बारे में दिखाने का प्रयास किया है, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि प्रकृति में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें विधाता ने कलंक ना दिया हो, कलंक सब में दिया है। कोई चीज ऐसी दुनिया में अनोखा नहीं है जिसमें भाई साहब धब्बा ना हो, जिसमें है ना कलंक ना हो। दुनिया की हर वस्तु में क्या है, कलंक है, कलंक। कोई भी वस्तु प्योर नहीं है, प्योर, समझ में आ रहा है ना, सब चीजों में कलंक है, हर चीजों में कलंक है। इस बात को दिखाने का प्रयास किया उन्होंने, क्या, प्रथम करबक में। द्वितीय करबक में क्या दिखाया है, द्वितीय करबक में इन्होंने है ना दिखाने का प्रयास किया है, पद्मावत जो इसकी रचना है उसके बारे में इन्होंने बताया कि पद्मावत जैसी रचना को मैंने किस प्रकार लिखा है। और उन्होंने कहा है कि राजा ना ही रत्नसेन रहा, ना ही पद्मावती रानी नहीं रही, ना ही वो हीरामन तोता रहा, बुद्धिमान तोता, ना ही वो राघव चेतन रहा, ना ही रूपवती पद्मावती रानी रही, रह गई तो उसकी केवल कहानी रह गई। कोई भी चीजें, कोई भी वस्तु नहीं रहता है जगत में, सब नश्वर होता है। हाँ पिना, लेकिन याद रखिए जो प्राप्त किया गया यश जो होता है वो अमर रहता है। ना ही किसी ने अपने यश को, अपनी कीर्ति को, ना ही किसी ने बेचा है, ना ही किसी ने उसको खरीदा है। यश और कीर्ति ही है इस दुनिया में जिसको ना ही इंसान बेच सकता है, ना ही उसको खरीद सकते। हाँ पिना, इस प्रकार का जिक्र किया है द्वितीय करबक में। और देखिए प्रथम करबक से भी कुछ प्रश्न बनता है। जो पहला प्रश्न बनता है, ये फेमस क्वेश्चन कि प्रथम करबक कहां से उठाया गया है, स्तुति खंड से, दूसरा उपसंहार खंड से। हाँ ये पिना, आपको पता है, कहते हैं कि कभी की एक ही नैने कितनी आंख है, एक, लेकिन वो दर्पण जैसा क्या है, स्वच्छ और निर्मल है, स्वच्छ और निर्मल है। हाँ ये पिना, और कभी कहते हैं कि जब भी मैं गाता हूं तो लोग है ना बड़े चाव से मुझे सुनते हैं, टुक 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 देखते रह जाते हैं हमारे को, है ना। और कभी के बताइए कौन सी आंखें हैं जो डैमेज है, कौन सा, बाईं आंख डैमेज है,
केवल दाईं आंख से देख पाते हैं और उसी एक ही आंख को वो दर्पण के समान बताते हैं। हाँ ये पिना, अब वो कहते हैं कि देखिए, और आपको पता है उसके फेस पर चेचक का भी दाग है। कॉपी समेटना बंद करें, चेचक का भी दाग है, चेचक का भी दाग है। और आपको पता है कभी जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी, अगर इसकी व्यवहार की बात किया जाए तो मृदुभाषी हैं, एकदम मीठी भाषा बोला करते हैं, मनस्वी हैं, अपने मन की बोलते हैं और स्वभाव से वो संत हैं। स्वभाव से क्या है? वो संत है। जितनी बात मैं बोल रहा हूं सारे से ऑब्जेक्टिव उठ कर आएगा, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में, ये भी मैं लिख कर दे देता हूं। और सुनिए, आपको इन्होंने ये भी बताया है प्रथम कर्बक में कि चांद जैसी खूबसूरत चीजों को विधाता ने जग में उतारा, लेकिन उसमें भी कलंक दे दिया, उसमें भी धब्बा दे दिया। चांद इतनी खूबसूरत कि उसकी देखकर वही सब लोग उपमा देते कि तुम चांद जैसी खूबसूरत हो, है ना जी, लेकिन उसमें भी धब्बा दे दिया, दाग दे दिया, दिखता है ना धब्बा। हाँ पिना, कई तरह की एग्जाम्पल उन्होंने लिया। हाँ पिना, उन्होंने कहा कि विशाल महासागर जिसका एक छोर देखो तो दूसरा छोर दिखाई नहीं देता, असूझ अपारा है ना, बड़ा विशाल महासागर दिया। इसकी एक गुण है, लेकिन उसमें भी अवगुण ये दे दिया, उसका जल ही खारा है, उसका पानी नमकीन है, नहीं पीने योग्य है, ना ही कपड़ा धोने योग्य है, किसी काम का जल नहीं है वो। ये उसमें क्या दोष दे दिया। हाँ पिना, उन्होंने कहा सुमेरु जो पर्वत है उसका भी नाश होगा। हाँ पिना, कहा था उन्होंने सुमेरु पर्वत जो है उसका भी क्या नाश होगा। प्रकृति की कोई भी चीजें बनी हो सबका नाश होगा। और उन्होंने कहा है कि पद्मावत, दूसरे कर्बक में कहा है कि पद्मावत जो उसकी रचना है, दूसरा जो कर्बक है उसमें कहा है कि पद्मावत जो उसकी रचना है उसको उन्होंने अपनी रक्त की लेई से बनाकर रचना किया है, और उस रचना में उसके नैन भी भाई साहब, उसकी आंखें भी भर आई है। अब कवि का मन ही जानता है कि वो रचना कैसी है, वो रचना कैसी है, कवि का मन ही जानता है। मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं मेरा मन ही जानता है कि ये रचना कैसी है। हाँ पिना, अब वो कहते हैं इस दुनिया में कोई न रहा, देखिए राजा ना ही रतन सेन रहा, नहीं पद्मावती रानी रही, नहीं नहीं है ना हीरामन तोता रहा, नहीं वो नालायक जो था कौन जी राघव चेतन, वो भी नहीं रहा, कोई नहीं रहा, जग में केवल उसकी कहानी रह गई। हाँ पिना, उसी प्रकार कभी मानते हैं कि वो तो नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने रक्त की लेई से जो बनाकर रचा है पद्मावत, वो उस प्रकार वो सुगंध फैलाता रहेगा। जैसे फूल मर जाते हैं लेकिन उसका बासु, उसकी सुगंध जीवित रहती है, उसी प्रकार पद्मावत जो है रचना उसकी सुगंध की तरह लोगों में फैलाता रहेगा ये चीजें। हाँ पिना, इस प्रकार वो लास्ट में वो कहते हैं जो भी ये पद्मावत रचना पढ़ेगा उसे 2 शब्दों में मलिक मोहम्मद जायसी को याद रखेगा। यहां आकर पूरा रिवीजन आपका समाप्त होता है।